नमस्कार, मेरा नाम विवेकानंद है। मैं श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और एमफिल मेरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें यूनाइटेड नेशंस और जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के वैश्विक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशंस जिसे हम कह सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जैसे हमारे साउथ एशिया में जो काम नहीं करती है लेकिन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन देशों का जो समूह है वो प्रादेशिक संगठन है। उसी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है। इस प्रकार से जो विविध सारे जो संगठन होते हैं, उसमें मेरा इंटेंसिव स्टडी जो है एमफिल में हुआ है। मैं पिछले 6 वर्षों से श्यामलाल महाविद्यालय, श्यामलाल कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ और कुछ डोमेस्टिक घटनाएँ भी जो है उन चीज़ों को लेकर के मैं पैनलिस्ट के तौर पर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते बहुत सारे टीवी पर जो कार्यक्रम चलते हैं, बहुत सारे टीवीज़ पर मुझे बुलाया जाता है। मैं उनमें नियमितता से सहभागी रहता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत को इस वर्ष की G20 इस राष्ट्र के समूह की अध्यक्षता करने का अवसर जो है, अध्यक्षता जो है भारत के पास है और वह जो अवसर है भारत को 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक मतलब पूर्ण वर्ष भर में यह एक जो अध्यक्षता है G20 की भारत के पास रहेगी और इस संदर्भ में विविध बैठकें हो रही है, विविध जगह पे चर्चाएं हो रही है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण घटना भी है। वह इसीलिए कि यह मौका अगर हमने भारत के विदेश मंत्री जो है श्री एस जयशंकर साहब, उनको अगर हमने सुना है तो विविध सारे मंचों पर वो यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि यह हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसमें भारत को विश्व के लिए तैयार करने का हमारे पास अवसर है और विश्व को भारत के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत एक युवा राष्ट्र है। बहुत सारे जो यूरोपियन राष्ट्र है और अन्य राष्ट्र जो है, इन राष्ट्रों की जो जनसंख्या है, वो बूढ़ी होती जा रही है। जो एस्टिमेट्स है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2070 2070 तक 2070 तक भारत की जो जनसंख्या है युवा रहने वाली 30 के नीचे जो जनसंख्या है वो करीबन 50 से 60% होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स पावर का जो पूल है वो हमारे पास है और इसलिए विश्व की जो ह्यूमन रिसोर्स को लेकर की जो आवश्यकता है, मानवीय संसाधनों को लेकर की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो स्किल्ड मैन पावर जो है उन तक हम पहुंचा सकते हैं और उन इसी के साथ में वो हमारे यहाँ पर आकर भी निवेश करके भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की क्षमता जो है भारत में है। तो इसीलिए हम अपने आप को ये जो आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर है, उसके लिए तैयार करें और विश्व को भी भारत में इतनी सारी पोटेंशियल है, क्षमताएं है, इसको विश्व को हम अवगत कराएं। तो ये म्यूचुअल जिसको कहते हैं पॉजिटिव सम गेम इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम विश्व को कुछ देंगे और विश्व हमारे प्रति सकारात्मक भूमिका निभाएगा। ये हमारे लिए अवसर है। इसलिए आज जो मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ और ये टॉपिक करने के इसका टॉपिक मेरा जो टॉपिक है ये G20 भारत विश्व के लिए और विश्व भारत के लिए और यह इस प्रकार की चर्चा मैं नियमित तौर पर करूंगा। समसामयिक अंतरराष्ट्रीय मामले हैं उन चीजों को लेकर के कम से कम सप्ताह में एक बार इस प्रकार का जो एक विस्तृत विश्लेषण है मैं करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। इसको निश्चित तौर पर मैं करूंगा और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यह जब भी सुनेंगे आपको अगर पसंद आता है, पर्टिकुलरली यह जो विश्लेषण है, इस प्रकार के वीडियो जो मैं कर रहा हूँ, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो युवा है उनके लिए और हाल ही के दिनों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लेना है देश के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में
तो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में और प्रोमिनेंट कॉलेजेस में और प्रोमिनेंट अनेक सारे यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना है तो CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होगा। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के जो वीडियोस है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, यूनियन और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, और साथ ही में जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले जो छात्र है उनके काम में आएंगी। इसलिए आप जब भी मेरा वीडियो सुनेंगे अगर पसंद आता है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मैं जो नया वीडियो आपके साथ जब साझा करूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरा अनुरोध यह भी है कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है और ये आपके उपयोग का है ऐसा अगर आपको लगता है तो आप अवश्य अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं उनके साथ जरूर साझा करें, ये आपसे अनुरोध है। तो आज के विषय की हम शुरुआत करते हैं कि G20 क्या है। तो G20 ये ग्रुप ऑफ 20 जिसे कहा जाता है, उसमें 19 राष्ट्र है, 19 स्टेट्स, और एक राष्ट्र समूह है जो प्रादेशिक सहयोग संगठन यूरोपियन यूनियन है। और इस संगठन की आवश्यकता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, तो जो अनेक प्रकार के जो अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक राजनयिक समस्याओं से जो समस्याओं से जूझ रहा होता है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वैश्विक आर्थिक संगठन और इसी के आर्थिक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक संरचना, साथ ही में जो राजनीतिक संरचना है, विवादास्पद मुद्दे हैं, उन चीजों को लेकर के एक प्रॉपर यूनानिमिटी के साथ मतलब एक मत के साथ एक एजेंडा डेवलप करना है और साथ में आकर के उन सारे समस्याओं को सुलझाने का एक मंच है, एक महत्वपूर्ण मंच है। वो क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे हम आगे चर्चा करने जाएंगे तो हमको पता चलते जाएगा। तो इसकी जो अध्यक्षता है, G20 की अध्यक्षता भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक यह G20 की अध्यक्षता जो है भारत के पास है। और यह जो राष्ट्र समूह है इसलिए महत्वपूर्ण है, उसकी जो जो बात करेंगे उसके पूर्व में ये भी हमें समझना है कि G20 की स्थापना क्यों। G20 के पहले भी एक राष्ट्र समूह था, G7 जिसे कहा जाता था। तो G7 प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न यूरोप के राष्ट्र है उन राष्ट्रों मतलब विकसित राष्ट्रों का एक समूह था। उसकी भी स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते रहते हैं या आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी या विविध प्रदेशों में, विश्व के विविध प्रदेशों में आर्थिक मंदी जैसी समस्याएं जो उभरती रहती है, उन समस्याओं के साथ साथ जो अन्य प्रकार की भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने का एक मंच जो है वह बनाया गया था G7। पर G7 हमने देखा कि 1999 में मतलब 1997 से लेकर के 1999 2000 के बीच में जो एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस जिसे कहा जाता है, एशिया की आर्थिक एक समस्या निर्माण हुई, आर्थिक संकट निर्माण हुआ। उसी के साथ में 2007 और 8 के आते-आते एक और वैश्विक आर्थिक समस्या निर्माण हुई, आर्थिक संकट निर्माण हुआ। इन दोनों भी प्रकार के वित्तीय संकटों को सुलझाने के लिए, उन पर उपाय ढूंढने में G7 ये जो राष्ट्र समूह है, वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, यह जो समझ है, इसकी आवश्यकता विश्व के नेताओं के सामने आने लगी। इसलिए ऐसे एक राष्ट्र समूह के निर्माण करने की बात सामने आई कि जिसमें सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्थाएं ही नहीं, जो मैंने कहा कि G7 में यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप के राष्ट्र जो 7 राष्ट्र थे, कुछ समय के लिए रशिया भी बना था लेकिन फिर बाद में रशिया को हटाया गया। पहले G7 था, G8 बना, फिर और G7 बना, इस प्रकार से। तो वह जो समूह था जिसमें सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी, वह अर्थव्यवस्थाएं अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, वहां की लीडरशिप अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, यह उसकी कमी जो है सामने आने लगी। तो 1999 जो इसके पीछे भी पृष्ठभूमि ये है कि 1997 से लेकर के 99 2000 के बीच में जो एशियाई वित्तीय संकट पैदा हुआ, उस पर उपाय योजना करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए यह जो संगठन है 1999 में उसको बनाया गया। और इसमें सर्वप्रथम जब शुरुआत में ये जो संगठन बनाया गया उसमें वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक्स है प्रत्येक देश की,
जैसे भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है। तो इन सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है या डायरेक्टर्स है, उन लोगों को, मतलब डायरेक्टर मतलब जो हेड हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक, उस देश का जो सेंट्रल बैंक है उसके हेड, मतलब वित्त मंत्री, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी भारत की हुई, तो अनेक देशों की जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर या डायरेक्टर जो हुए है, उन लोगों को साथ में लेकर के एक विमर्श करने का एक मंच जो है, उसके नाते G20 की स्थापना 1999 में सर्वप्रथम हुई। तो पर आगे चल करके उसको जो मैंने अभी कहा था 2007 और 8 के मध्य में एक जो वैश्विक आर्थिक संकट निर्माण हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन पर्टिकुलर उनकी जो बैंक्स है, उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके मॉर्गेज हाउसेस है, वो कोलैप्स होने लगे। उनमें से बहुत सारे जो उनमें से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने बैंकरप्ट होने की घोषणा की या घोषणा करने के कगार पर थे। तो इसके परिणाम जो है वो वेस्टर्न यूरोप में होने लगे, क्योंकि आज हम वैश्वीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के समय में रहते हैं। जो भी समस्या एक जगह पे घटती है, उसके रिपल इफेक्ट्स जो है विश्व के अन्य हिस्सों में, अन्य राष्ट्रों तक पहुंचते हैं। इसलिए 2007 में जो आर्थिक संकट निर्माण हुआ यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप के देशों में, प्राथमिकता से उसकी शुरुआत हुई और उसके परिणाम सारे विश्व भर में होने लगे, इसलिए इसको वैश्विक वित्तीय संकट भी कहा जाता है। तो ये 2007 में उभरे जो वैश्विक वित्तीय संकट को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया गया या इस पर विमर्श कर शुरू हुआ कि सिर्फ यह जो G20 का जो समूह है, ये जो मंच है, इस समूह को सिर्फ जो वित्त मंत्री है और रिजर्व बैंक के जो या सेंट्रल बैंक्स के जो डायरेक्टर्स है या गवर्नर्स है, उन्हीं तक सीमित ना रखते हुए राष्ट्र प्रमुखों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो 2007 मतलब 2008 और 9 के बीच में जो है, इसको नेता स्तरीय समुन्नयन या फिर लीडर लेवल समिट, मतलब भारत के जो राष्ट्र एग्जीक्यूटिव हेड है, प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर जो ओलाफ शॉल्ज है, उसके पहले जो एंजेला मार्केल थी, तो इस प्रकार से वहां के जो राष्ट्र प्रमुख है या एग्जीक्यूटिव हेड है, उनको भी इस G20 में सम्मिलित किया गया, उनका समावेशन किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संगठन अभी और ज्यादा सीरियस बना, क्योंकि वित्त मंत्री अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, निर्णय अपने आप में नहीं ले सकते हैं। जब नेता खुद जब होता है उसमें इन्वॉल्व, तो जो भी एजेंडा डेवलप होगा उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जा करके उस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो स्मूथ हो जाती है। इसी के साथ में हम देखेंगे कि शुरुआत में हमने कहा कि G20 में जो भी सदस्य राष्ट्र थे या शुरुआत में जो भी चर्चा थी, उसमें सिर्फ जो ये जो अध्यक्षता जो है, भारत के पास जो अध्यक्षता आई है, मैंने कहा कि भारत G20 के जो सदस्य राष्ट्र है, 19 सदस्य राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन, ये राष्ट्रों का समूह, इनके मध्य में ये जो अध्यक्षता है क्रमिकता से, मतलब एक के बाद एक इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। तो इस वर्ष की जो अध्यक्षता है भारत के पास है। और शुरुआत में ये जो G20 की जो G20 पर जो चर्चा हो रही थी, इस समूह के माध्यम से जो भी चर्चाएं होनी थी, वो सिर्फ या फिर हम कहेंगे कि प्राथमिकता से आर्थिक मुद्दों पर ही उसमें चर्चा होनी थी। आर्थिक मुद्दे उसके केंद्र में थे। लेकिन अगर हम 2007-8 जब नेता स्तरीय समन्वयन इसको बनाया गया, लीडर लेवल का जो समिट के रूप में G20 जब उभर कर आया, तब इसके जो एजेंडाज है सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक ही सीमित ना रखते हुए, उसका विस्तार करते हुए उसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध, इस प्रकार के जो मामले हैं उनका भी समावेशन उसमें किया गया। तो ये बात जो है हमारे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और G20 की अध्यक्षता जो है सदस्य राष्ट्रों के बीच में सालाना घूमती है, क्रमिकता से घूमती है, और उसका चयन देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुना जाता है। तो ये जो क्षेत्रीय समूह है, G20 के 5 क्षेत्रीय समूह बनाए गए हैं और 19 सदस्यों, ये जो क्षेत्रीय समूह जो है उसमें 19 देशों के 5 समूह हैं
और प्रत्येक समूह में अधिकतम 4 देश है। तो 5 और 20 हम जो कहते हैं ना, तो प्रत्येक समूह में अधिकतम 4 देश है, उससे ज़्यादा देश नहीं है। और अधिकांश ये जो समूह बनाए गए हैं, वो क्षेत्रीयता के आधार पर बनाए गए हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्र में बसे देशों को आमतौर पर एक ही समूह में रखा गया है, लेकिन ऐसा सभी समूहों के संदर्भ में नहीं है। जैसे समूह 1 और समूह 2 की बात करते हैं, तो समूह 1 में ऑस्ट्रेलिया उसमें है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, 1 मिनट, उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, समूह 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका, यह पहला समूह है। और दूसरा समूह है भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ये 2 समूहों के बारे में अगर हम सोचें, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं और है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं और है, कनाडा कहीं और है, सऊदी अरब कहीं और एक है। तो इसमें जो ज्योग्राफिक एडजेसेंस या फिर भौगोलिक नजदीकी जो है इन राष्ट्रों के बीच में नहीं है, तो उस प्रकार से प्रादेशिकता के कॉन्टेक्स्ट में इन ये पहला समूह जो है वो बैठता नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता है। दूसरा समूह भी उसी प्रकार से, क्योंकि भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये सब राष्ट्रों के बारे में अगर हम देखें, भारत एशिया में है, रूस जो है एशिया और यूरोप के बॉर्डर्स पे बैठा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका तो अलग अलग प्रकार से कॉन्टिनेंट है, और तुर्की भी एशिया पे है लेकिन वो यूरोप के नजदीक है। तो इसमें भी कोई ज्योग्राफिक एडजस्टेंस जो है इन राष्ट्रों के बीच में नहीं है। तो ग्रुप एक और समूह 1 और समूह 2 में ज्योग्राफिक एडजस्टेंस या भौगोलिक नजदीकी जो है वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन समूह 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको, ये तीनों भी साउथ अमेरिका के या लैटिन अमेरिका के देश है, उनमें ज्योग्राफिक एडजस्टेंस है। समूह 4 में भी उसी प्रकार से फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम है। और ये इन चारों भी देशों के बीच में अगर हम देखें तो ज्योग्राफिक एडजस्टेंस है। पांचवा जो समूह है उसमें चीन, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया गणराज्य जो है, इनमें भी ये ज्योग्राफिक एडजेसेंस है। तो ये ईस्ट एशियन कंट्रीज है। तो इस प्रकार से ये जो 5 समूह जो बनाए गए हैं, तो प्रति वर्ष जैसे इस बार भारत समूह 1 से समूह 2 से 2 जो है, उसमें भारत के पास अध्यक्षता है। तो अगले वर्ष जो है समूह 3 की 3 का जो राष्ट्र है ब्राजील, उसके पास अध्यक्षता है। पिछले वर्ष जो है समूह 5 के इंडोनेशिया जो थे, जो राष्ट्र है, उसके पास अध्यक्षता थी। ये ध्यान में रखना है। और इन समूहों के मध्य में यूरोपियन यूनियन जो है इन समूहों का पार्ट नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन इज आउट ऑफ दिस ग्रुपिंग, ये ध्यान में रखना है। अब अभी हमने चर्चा की है, लेकिन एक बार हमारी समझ के लिए, हमारी मेमोरी के लिए मैं एक बार और दोहराता हूँ। ये ग्रुप ऑफ 20 में 19 सदस्य राष्ट्र है, मेंबर स्टेट्स है। एक यूरोपियन यूनियन है जो राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रों का समूह है। इन 19 राष्ट्रों में कौन से राष्ट्र है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 19 राष्ट्र जो है इसके सदस्य है। G20 के जो देश है उनमें वैश्विक, अब ये जो ग्रुपिंग है, ये जो हम, और यूरोपियन यूनियन जो मैंने कहा था 19 राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन, ये जो 20 जो ग्रुप ऑफ 20 जो है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो वह इसलिए है कि G20 के जो सदस्य देश और एक यूरोपियन यूनियन है, इन सब ने मिलकर के वैश्विक घरेलू उत्पादन या सकल घरेलू उत्पादन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 85% जो शेयर है यह देश शेयर करते हैं उसमें, इस देशों का हिस्सा है उसमें। जो वैश्विक व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसका 75% जो हिस्सा है इन देशों के द्वारा होता है। और विश्व की लगभग 2/3 आबादी, मतलब 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इन देशों की है। तो इससे पता चलता है कि आर्थिक तौर पर और इवन इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, लोगों के प्रतिनिधित्व के आधार पर भी अगर देखें, तो एक बड़ी जनसंख्या और बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है यह देश शेयर करते हैं। इसीलिए यह समूह जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। तो ये हमें देखना है, समझने की बात है। उसमें
ये जो मैंने कहा कि 19 सदस्य राष्ट्र यूरोपियन यूनियन है, इनके अलावा भी जिस देश के पास अध्यक्षता होती है, वह अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता और अपने प्रेफ़रेंसेस, मतलब अपना अपना प्रेफ़रेंस है प्रत्येक राष्ट्र का, जो अध्यक्ष राष्ट्र होता है उनका। तो वह कुछ राष्ट्रों को आमंत्रित राष्ट्रों के रूप में भी इस जो G20 के साल भर में जो भी समिट्स होते हैं, जो भी चर्चा होती है, उन राष्ट्रों के अधिकारियों को, उन राष्ट्र के प्रमुखों को, उन राष्ट्र के वित्त मंत्रियों को, उन राष्ट्र के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनको, और साथ ही में सिर्फ ये G20 यह जो मंच है, सिर्फ अ, नेता, मतलब वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख, उसके मंत्री और अधिकारी यहाँ तक ही सीमित ना होकर के जो नागरिक समुदाय है, उसको भी शामिल किया जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया में कुछ राष्ट्रों को आमंत्रित किया जाता है अध्यक्ष राष्ट्र के द्वारा, वह बदलते रहते हैं अपने-अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से। तो भारत के पास 2023 की यह जो अध्यक्षता है, 2022 से लेकर 23 के बीच में ये जो अध्यक्षता है हमारे साल भर की हमारे पास, तो उसमें हमने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन राष्ट्रों को हमने आमंत्रित राष्ट्रों के रूप में बुलाया हुआ है। इसी के साथ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनको नियमितता से बुलाया जाता है, जो नियमित अ, सदस्य सदस्य तो नहीं कहेंगे, नियमितता से आमंत्रित संगठन है, उनमें नियमितता से बुलाया ही जाता है, उनको न बुलाने का सवाल नहीं उठता है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण जो संगठन है, उनको याद रखने की आवश्यकता है। उसमें यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एफएसबी नाम का संगठन है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कहा जाता है, आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाला संगठन है। और यूरोप का एक जो विकसित राष्ट्रों का एक समूह है, उसको ओईसीडी कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो नियमित सदस्य जो है नियमित आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय संगठन है। उनके अलावा जिस राष्ट्र के पास, जैसे मैंने कहा कि अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से कुछ राष्ट्रों को आमंत्रित राष्ट्रों के रूप में अध्यक्ष राष्ट्र बुलाता है, उसी प्रकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको भी आमंत्रित अध्यक्ष राष्ट्र द्वारा किया जाता है। तो जब भारत के पास अभी अध्यक्षता है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो है हमारी दृष्टि से, उनको हमने बुलाया। उसमें अफ्रीकन यूनियन है, और AUDANEPAD इस प्रकार का एक जो संगठन है, AUDA मतलब अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी है, और NEPAD जो है, ये अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका's डेवलपमेंट नाम का ये जो संगठन है, इनका ये जो जॉइंटली इनको बुलाया हुआ है। इसी के साथ में एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित संगठनों के रूप में बुलाया हुआ है। भारत की अध्यक्षता के समय हमने कुछ विशेष अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया। उसमें है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA, CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी हमारी अध्यक्षता के समय हमने बुलाया हुआ है। तो यह जो है आमंत्रित राष्ट्र, कुछ नियमित आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और एक विशेष आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब हमारी अध्यक्षता है तब जिनको बुलाया है, इनकी चर्चा। अब G20 की अध्यक्षता के तहत, जिस राष्ट्र के पास G20 की अध्यक्षता होती, उसके तहत जो है G20 का उस वर्ष भर का एजेंडा तैयार किया जाता है, उसको संचालन किया जाता है, और एक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होता है। ये कार्यशैली है जिस प्रकार से कार्य आगे बढ़ता है। तो भारत की अध्यक्षता के समय सितंबर महीने में शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, नई दिल्ली में, जो प्रगति मैदान है, जहाँ पर बड़ा पुस्तकों का मेला भी लगता है, वहाँ पर इसका आयोजन होना है। और G20 के जो 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, उसमें एक वित्त ट्रैक जिसको फाइनेंस ट्रैक कहते हैं, और दूसरा है शेर्पा ट्रैक। तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है, वो वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि जो शेर्पा है, शेर्पा ट्रैक का नेतृत्व प्रत्येक राष्ट्र, जब उनके पास अध्यक्षता होती है, अध्यक्षता के अलावा भी जब रिप्रेजेंटेशन करना होता है G20 समिट्स में,
तब वो शेर्पा जो होते हैं वह उसमें सम्मिलित होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। उस राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख के प्रतिनिधि के नाते जो होते हैं शेर्पा होते हैं। तो भारत के शेर्पा इस वर्ष के जो है श्री अमिताभ कांत हैं, जो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि है। तो अमिताभ कांत कौन है? तो वे नीति आयोग के पहले के अध्यक्ष थे। अभी शेर्पा ट्रैक को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शायद मैंने ये कहा नहीं था कि चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, इसलिए इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है G20 का। तो जिस राष्ट्र के पास अध्यक्षता होती है, अपनी सुविधा के अनुसार उस वर्ष भर का एजेंडा निश्चित करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है, वह राष्ट्र अपनी सुविधा के लिए एक सेक्रेटेरिएट उस वर्ष के लिए वो निश्चित करता है। तो भारत का जो सेक्रेटेरिएट है, जो भारत के पास अभी अध्यक्षता है, अब उसके लिए G20 की जो सेक्रेटेरिएट है इस वर्ष भर के लिए हमने चाणक्यपुरी नई दिल्ली में, ये चाणक्यपुरी जहाँ पर बहुत सारे फॉरेन एम्बेसीज के ऑफिसेस एम्बेसीज है, तो वहां पर सुषमा स्वराज भवन जो है उस ऑफिस से उस भवन से जो है G20 की अध्यक्षता के समय उसका सेक्रेटेरिएट अभी के लिए बनाया हुआ है। अगर G20 के नियमितता से G20 को अगर समझना है, उनकी क्या गतिविधियां चल रही है, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें, उसके लिए जो नियमितता से जो भी समिट्स होती है, मीटिंग होती है, अभी हमने देखा कि विदेश मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में हुई थी। उसके पहले जो वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी बैठक जो है बेंगलुरु में हुई थी। उसी प्रकार से हैदराबाद में मीटिंग हुई थी। ग्लोबल जो साउथ के जो लीडर्स है उनका जो समिट, उनकी जो एक मीटिंग हुई थी। तो इस प्रकार की जो मीटिंग्स होते हैं G20 के कॉन्टेक्स्ट के, G20 के जो परिदृश्य में जो भी अनेक सारी मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स के डॉक्यूमेंट G20 की अलग वेबसाइट बनाई है, उस पर अपलोड किए जाते हैं। उनका एक मंथली न्यूज़लेटर भी है। आपको अगर उसके बारे में नियमितता से अगर जानना है, तो आप G20 की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और वहां से जो अभी लेटेस्ट जो करंट जो घटनाएं हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उन इनिशिएटिव्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, हमें समझना है। अब जो हम कह रहे थे कि वित्त टैग का जो नेतृत्व है, जैसे हमने अभी भी कहा है कि सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है वे करते हैं। और जो शेरपा है, मैंने कहा प्रधानमंत्री के वो प्रतिनिधि के नाते शेरपा जो है वो अलग दूसरा ट्रैक है। तो एक वित्त ट्रैक है, फाइनेंस ट्रैक है, और दूसरा शेरपा ट्रैक है। तो ये जो दो ट्रैक है उनके भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह है, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देश जो है, जो आमंत्रित अतिथि देशों की बात मैंने कही है, और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी इन विविध ये दोनों भी ट्रैक के तहत जो भी बैठकें होती है, उन बैठकों में हिस्सा लेते हैं, मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, उन चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं। वित्त ट्रैक का जो तो वित्त ट्रैक का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो फाइनेंशियल मुद्दे जो होते हैं उन पर चर्चा होती है। अब ये कार्य समूह जो है, अनेक प्रकार के कार्य समूह है। उन कार्य समूहों को भी मैं एक बार अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है, यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड जो शेयर कर रहा हूँ, जो अनेक सारे जो संपर्क समूह है वो भी यहाँ पर काम करते हैं। तो जो शेरपा ट्रैक है उसमें कृषि, भ्रष्टाचार, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विकास, आपदा जोखिम नियंत्रण, शिक्षा कार्य समूह, रोजगार कार्य समूह, एनर्जी ट्रांजिशन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य कार्य समूह, पर्यटन कार्य समूह और व्यापार और निवेश के कार्य समूह, इन कार्य समूहों के बीच में चर्चा होती है। और जो और साथ में अगर हम देखें तो फाइनेंस ट्रैक जो है, फाइनेंस ट्रैक में फ्रेमवर्क ग्रुप, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सतत विकास कार्य समूह, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी समूह, संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल, अंतरराष्ट्रीय कराधान मुद्दे मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो इश्यूज है उस पर चर्चा करने वाला समूह, और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करने वाला समूह, यह वित्त ट्रैक में आता है। ये बातें ध्यान में रखने की। और इस यह जो है हमारा जो लोगो हमने तय किया है
कि जी20 उसमें अगर देखते हैं तो नीचे कमल पुष्प है, उसमें पृथ्वी है और इसका ब्रीद वाक्य इस साल का है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब हुआ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस प्रकार से। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो अध्यक्षता है तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारा मानना है कि विश्व की बड़ी चुनौतियाँ जो है, उन चुनौतियों का हल लड़ाई से नहीं बल्कि के चर्चा चर्चा के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा एजेंडा जो होगा होगा कि अखिल मानवीय समुदाय के समक्ष जो भी समस्याएँ हैं, उनका हल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाना संभव है। तीसरा मुद्दा है हमारे जो डिजिटल माध्यम बनाए हैं, उससे आज आर्थिक एवं मानवीय जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। तीसरा जो है हमारा ये मानना है कि भारत की सनातन सभ्यता के सदियों पुराने अनुभव मानवता के समक्ष वर्तमान और भविष्य की जो भी संभावित समस्याएँ हैं, उनका समाधान करने की क्षमता रखते हैं। आगे का जो हमारा एजेंडा हम डेवलप करने वाली है कि हमारी जी20 की प्राथमिकताएँ जो है, वो ग्लोबल साउथ मतलब वैश्विक दक्षिण के हितों को हम ध्यान में रखते हैं। अगला एजेंडा जिन पर ये 8 एजेंडा है, जिन पर हमारा पूरा साल भर की अध्यक्षता उसी के एजेंडा के इर्द-गिर्द में घूमती रहेंगी। हम प्रकृति पर ट्रस्टीशिप के आधार पर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेंगे, ये हमारा छठवां एजेंडा है। सातवां एजेंडा होगा कि हम अन्न, उर्वरक और चिकित्सा आपूर्ति का राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो, सबके लिए जो चाहिए जितना मिले, वो जो हम भवन्तु सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हमारी कल्पना है, उसके हिसाब से हम आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं। और जो अंतिम या फिर महत्वपूर्ण दूसरा जो मुद्दा है हमारा, कि इन 8 मुद्दों में से अंतिम मुद्दा जो है, हम सबसे शक्तिशाली देशों के बीच ईमानदार और पारदर्शी बातचीत को बढ़ावा देंगे। यह हमारे 8 एजेंडा होंगे। इन्हीं 8 एजेंडाओं को इर्द-गिर्द हमारी पूरी अध्यक्षता जो है, वो आगे बढ़ेगी। और इसमें जो युवा है हमारी, उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो सारी जो समिट्स होगी, उसमें सिर्फ राष्ट्र प्रमुख और राष्ट्रों से संबंधित अधिकारी, मंत्री वहाँ तक ही वो सीमित ना होकर के सांसद, अनेक सारे जो नागरिक समुदाय है, नागरिक समुदाय से संबंधित लोग, सेवाओं से संबंधित लोग, जो शोधकर्ता है, रिसर्चर्स है, उनके ग्रुप्स और अनेक सारे देश में अनेक सारे हिस्सों में अनेक सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगी। इसमें युवाओं की भूमिका जो है हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण जो अध्याय है विश्व के सामने रखने का हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है। इसीलिए हम जितना संभव हो हमारी भूमिका हम इसमें निभाएँ और हमारी सकारात्मक जो हमारा जो पॉजिटिव पिक्चर है वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर समय समाप्त भी हो रहा है इस मीटिंग का, इसलिए मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। धन्यवाद।